हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन लिए गए गायनोकोलॉजी या मिडवाइफ बोल सकते हैं, मिडवाइफरी से लिए गए सारे क्वेश्चन। और डीएचए, एमओएच, हाथ, ओएमएसबी, एमओपीएच, एनएचआरए प्रोबेटरी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो चलते हैं क्लास के ऊपर। तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था होमवर्क के लिए। नर्सिंग मैनेजर असाइन वर्क अकॉर्डिंग नर्सिंग कॉम्पिटेंसी, दिस इज। वहां पे करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, डेलीगेट। ओके, वहां पे लास्ट क्वेश्चन था, उसका करेक्ट आंसर है डेलीगेट। ओके, तो चलो चलते हैं अब आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ए वुमन पेशेंट with a baby body mass index of 35 is admitted to ward. Which of the following nursing diagnosis related to imbalance the most appropriate? ऑप्शन देखें। ए, deficient knowledge on normal nutrition. ऑप्शन बी, more than body requirement. ऑप्शन सी, less than body requirement. ऑप्शन डी, activity intolerance। देखिए, एक वुमन पेशेंट है अपने पास। उसका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स कितना आ रहा है? 35। ठीक है, वो अपने पास एडमिट है वार्ड के अंदर। तो विच द फॉलोइंग नर्सिंग, कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है रिलेटेड टू इम्बैलेंस मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि इम्बैलेंस के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सा है? ये डीएचए में आया है, हाद में आया है, एमओपीएच में आया है, और इसमें ओएमएसबी में भी आया है। चारों एग्जामों में ये पूछा गया है जुलाई मंथ में। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बीएमआई, नॉर्मल बीएमआई कितना होता है? नॉर्मल बीएमआई कितना हो, बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल कितना होता है? 18.5 टू 24.9, या इसको 25 भी बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज है। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? 35 आ रहा है अपने पास। 35 यानी कि ज्यादा, जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी अपना हो जाएगा मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। Laboring client is in the first stage of labor and has progressed 6 centimeter in cervical dilation. In which of the following passage of the first stage does cervical dilation occur most rapidly? ऑप्शन देखिए। ए, प्रिपरेटरी फेज। ऑप्शन बी, ट्रांजिशन फेज। ऑप्शन सी, लेटेंट फेज। ऑप्शन डी, एक्टिव फेज। एक लेबरिंग क्लाइंट है, ये लेबर रूम में एक क्लाइंट है, पेशेंट है। उसको क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, हैज प्रोग्रेस 6 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन हो गया है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज, कौन सी फेज है ऑफ द फर्स्ट स्टेज डज द सर्वाइकल डायलेशन अकर मोस्ट रेपिडली, यानी कि किस स्टेज के अंदर सर्वाइकल डायलेशन है मोस्ट रेपिडली अकर होता है, ये पूछा है इसमें। ये सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए की मिडवाइफ की एग्जाम में आया है, ये हाथ के एग्जाम में भी आया था, ये कुवैत एमओएच में भी आया है, ये जुलाई मंथ में ही पूछे गए हैं ये। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने पहले बताए, सारे के सारे क्वेश्चन रिसेंट क्वेश्चन हैं जो अभी आए हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि सभी एग्जामों में आए हुए कॉमन क्वेश्चन हो, वो मैं एक वीडियो में लेके, ताकि सभी एक ही वीडियो के साथ सभी की हेल्प हो सके। तो देखिए यहाँ पे कौन सी स्टेज होगी, कौन सी स्टेज होगी ये, या कौन सी फेज होगी ये? तो ये है एक एक्टिव फेज। ओके, ऑप्शन डी, ये एक्टिव फेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। A nurse received a report on a client transferred to the post anesthesia care unit, a PSU, after the cesarean delivery. Epidural pain management was used for the procedure. Which of the safest position for this client while
in the PACU? ऑप्शन देखें, ए डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, ऑप्शन बी मॉडिफाइड सिम्स पोजीशन, ऑप्शन सी सेमीफाउलर पोजीशन, ऑप्शन डी नी चेस्ट पोजीशन। नर्स है, एक नर्स रिसीव ए रिपोर्ट ऑफ ए पेशेंट, एक पेशेंट है जो पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में आया है आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी, जिसकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, पीएसयू में आया है। तो इसमें पूछा साथ में क्या दिया, एपिड्यूरल पेन मैनेजमेंट के लिए प्रोसीजर चल रहा है उसका, एपिड्यूरल पेन मैनेजमेंट के लिए ऑलरेडी प्रोसीजर चल रहा है। तो उसमें इसमें क्या पूछा है, विच इज द सेफेस्ट पोजीशन, इसमें पूछिए पोजीशन, कौन सी पोजीशन है जो सेफ रहेगी, सिजेरियन डिलीवरी हुई है उस पेशेंट के लिए पीएसयू के अंदर सेफेस्ट पोजीशन क्या रहेगी। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में भी आया है, एमओपीएच में आया है और एनएचआरए में आया है जुलाई मंथ में। तो बताइए कौन सी सेफेस्ट पोजीशन रहेगी। देखिए ऐसे वाली कंडीशन में पीएसयू के अंदर यदि सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो ऐसे वाली कंडीशन में उसको सेमी फाउलर पोजीशन है वो सेफ रहेगी। ठीक है, पीएसयू के अंदर उसको सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, वो सबसे ज्यादा सेफ रहेगी। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, विच कॉमन यूट्रस पोजीशन कॉज ऑफ अबॉर्शन। ऑप्शन देखें, ए रिट्रोवर्ट यूट्रस, ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन सी ऑब्लिक, ऑप्शन डी लीनियर। मोस्ट कॉमन यूट्रस, यूट्रस की कौन सी पोजीशन है जो अबॉर्शन का कारण बनती है। मोस्ट कॉमन पोजीशन, यूट्रस पोजीशन दैट इज कॉल्ड द अबॉर्शन। कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए की मिडवाइफ में आया है, मिडवाइफरी एग्जाम में आया है और डीएचए में भी आया है, डीएचए के मेन एग्जाम में भी आया है, ओएमएसबी में भी पूछा गया है और एमओपीएच में भी आया है इसी जुलाई मंथ में। तो कौन सी कॉमन पोजीशन है जो अबॉर्शन का मेन कारण है, कॉमन यूट्रस पोजीशन है कि जिसमें अबॉर्शन होता है, तो वो है एक ऑब्लिक पोजीशन है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अबॉर्शन होते हैं। ओके, क्लियर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। Next question 5 number. A nurse has been teaching a new mother who to feed her infant who born with a cleft lip and palate before surgical repair of the defect. Which of the following action from the mother indicate that the nurse teaching has been successful? Option देखें, A. Keep the infant prone following feeding. Option B. Placing the baby flat during feeding. Option C. Prevent the infant from crying. Option D. Drop the baby frequently. ये क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट ने भी आज पूछा था, तो बहुत से बच्चे हैं जो इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। सेम लगेगा आपको क्वेश्चन में, एक एक वर्ड के का डिफरेंस होता है, ठीक है ना, उसकी वजह से आंसर भी चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, पहले इसको देखते हैं। एक नर्स है वो टीच करवा रही है, एक नर्स है वो टीच करवा रही है एक मदर को इन्फेंट की रिगार्डिंग, जिसको क्या क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के साथ वो पैदा हुआ है। यहाँ पे कॉमन चीज है बिफोर सर्जिकल रिपेयर, ये वर्ड है ना बिफोर, इसको ध्यान में रखना। बिफोर सर्जिकल रिपेयर ऑफ द डिफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन द मदर इंडिकेट द नर्स टीचिंग इज हैज बीन सक्सेसफुल, यानी कि सर्जरी से पहले कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि मदर को जो टीचिंग करवा दी है वो सक्सेसफुल है। अब आपको बता दूं, ये सऊदी एमओएच की जो मिडवाइफ की एग्जाम होती है उसमें आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में भी आया है और एमओपीएच में आया है। इन एग्जामों में ये पूछा गया है जुलाई मंथ में। तो यहाँ पे देखिए, यदि बिफोर पूछा है, यहाँ पे सर्जरी से पहले पूछा है, तो अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रूव द बेबी फ्रीक्वेंटली। उसको डकार दिलाना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी जगह आफ्टर दे दे
इसकी जगह यदि आफ्टर दे दे, आफ्टर दे के पूछ ले, तो आफ्टर में क्या होगा, आफ्टर वाली कंडीशन में होगा, ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, प्रिवेंट द इन्फेंट फ्रॉम क्राइम। बिफोर और आफ्टर का ही कंफ्यूजन है इसके अंदर, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर का ही कंफ्यूजन है इसके अंदर। यदि बिफोर दिया है तो उसको ड्रॉप यानी कि डकार दिलाना बहुत जरूरी है फीडिंग करवाते। और यदि आफ्टर पूछ रहे हैं तो ऐसे वाले कंडीशन में है उसको यानी कि सब ज्यादा से ज्यादा वो बचाएंगे कभी बच्चा रोए नहीं, ठीक है, प्रिवेंट करेंगे कि वो बच्चा रोए नहीं। क्लियर है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, काफी बच्चे हैं कंफ्यूज होते हैं एक वर्ड की वजह से, फिर बोलते हैं सर क्वेश्चन तो सेम सेम आंसर डिफरेंट डिफरेंट क्यों है। तो ये डिफरेंट आता है क्वेश्चन और आंसर के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। ए नर्स डिस्कस हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशन विद ए ग्रुप ऑफ वुमेन एट ए पेरेंटल क्लिनिक। Which client would the nurse identify as being highest risk for developing complication during pregnancy? ऑप्शन देखें। ए, a client with the placenta implanted on the fundus of the uterus. Option D, a client who has nausea and vomiting during the first trimester. Option C, a 25-year-old gravida 1 client. Option D, a 30-year-old client with diabetic mellitus। एक नर्स है, डिस्कस कर रही है हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशन विद ग्रुप, किसके साथ में, विद ग्रुप ऑफ वुमेन एट प्रीनेटल क्लिनिक। क्लिनिक के अंदर एक वुमेन्स का ग्रुप है जिसमें वो डिस्कस कर रही है हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशन के ऊपर। तो इसमें पूछा है विच क्लाइंट वुड बी आइडेंटिफाइड बीइंग द हाईएस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जितने ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा क्लाइंट है जिसको हाईएस्ट रिस्क रहेगी डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन आने की, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। डीएचए मिडवाइफ में पूछा गया है, कुवैत में एमओएच में पूछा गया है, हाद में पूछा गया है, ये ओएमएसबी में पूछा गया है। इन 4 एग्जाम में पूछा गया है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी आई थिंक ये सबको पता होगा कि हाईएस्ट रिस्क क्या होगी, हाईएस्ट रिस्क किसको रहेगी, कॉमन ये चीज है, हाईएस्ट रिस्क किसको रहेगी। तो हाई रिस्क को एक पेशेंट है जिसको 30 ईयर से मदर है जिसकी एज 30 ईयर से ऊपर है और डायबिटिक है वो, वैसे वाले कंडीशन में उसको हाईएस्ट रिस्क रहेगी फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आफ्टर अकम्पनी डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन देखें। ए, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, सॉरी कंजेस्टिव हार्ट डिफेक्ट। ऑप्शन बी, रीनल फेल्योर। ऑप्शन सी, हाइपोस्पेडियाज। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफन अकम्पनी डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के मेडिकल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। ये सऊदी एमओएच में आई है, आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है और हाथ के एग्जाम में आया है, और सॉरी ओएमएसबी में भी आया है। इसी महीने सॉरी जुलाई मंथ में ये पूछा गया है, इन एग्जामों में पूछा गया सवाल है। तो मोस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, इसमें मोस्ट कॉम्प्लिकेशन होगा कंजेस्टिव हार्ट डिफेक्ट्स, ठीक है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। When planning the care of a client who has undergone a abdominal hysterectomy, which nursing measures is most helpful for preventing post-operative complication and facilitating an early discharge? Option देखें। A, re-establishing oral fluid and the nutrition. Option B, maintaining accurate intake and output. Option C, promoting ambulation and movement. Option D, exploring feeling about uh, altered image। देखिए क्या पूछा है इसमें। when the planning of care when the planning of care client who is undergone
द एब्डोमिनल क्या हुआ है, हिस्टेरेक्टोमी हुआ उसको। ठीक है, हिस्टेरेक्टोमी हुआ है। नर्सिंग मेजर इज मोस्ट हेल्पफुल टू प्रिवेंट। अब कौन सा नर्सिंग मेजर है जो मोस्ट हेल्पफुल होगा टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस एंड फैसिलिटेट एट अर्ली डिस्चार्ज। जल्दी डिस्चार्ज आना और प्रिवेंटिंग पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के लिए हेल्पफुल, मोस्ट हेल्पफुल नर्सिंग मेजर्स क्या रहेगा इसके अंदर। ये भी सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, ओएमएस भी में आया है और एमओपीएच में आया है। तो बताइए मोस्ट कॉमन मेजर क्या होगा, नर्सिंग मेजर क्या होगा। देखिए जब भी पेशेंट की कोई एब्डोमिनल सर्जरी होती है, कोई भी सर्जरी होती है ना, पैरों को छोड़ के, ठीक है, एब्डोमिनल सर्जरी जब भी पेशेंट को होती है तो एज सुन एज पॉसिबल उसको एम्बुलेट करवाना जरूरी होता है। जितना एम्बुलेट करेगा, ठीक है ना, जितना एम्बुलेट करेगा उतना ही वो उसके कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस कम रहेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो भी होगा ऑप्शन सी, प्रोमोटिंग एम्बुलेशन एंड मूवमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, मोस्ट साइड इफेक्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्ट इज। ऑप्शन देखें, ए ओवेरियन कैंसर, ऑप्शन बी हेडेक, ऑप्शन सी नोजिया, ऑप्शन डी फीवर। मोस्ट साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब एक वर्ड दिया है यहाँ पे, बार बार मैं एक ही चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। जहां पे ये वर्ड आता है, एक्सेप्ट आ जाता है, तो क्वेश्चन का आंसर ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ही होता है ऑपोजिट। ठीक है ना, सऊदी एमओएच में पूछा गया है, कुवैत एमओएच में पूछा गया है, हाथ के एग्जाम में आया ये, और डीएचए की मिडवाइफ के एग्जाम में आया ये जुलाई मंथ में। तो देखिए एक्सेप्ट आ गया तो सारा का सारा आंसर उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के मोस्ट साइड इफेक्ट है एक को छोड़ के। ओवेरियन कैंसर साइड इफेक्ट है, हेडेक भी होता है, नोजिया भी होता है, लेकिन फीवर है वो उसका साइड इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, जहां भी एक्सेप्ट ये वर्ड आता है वहां पे मैं बार बार फोकस करवाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि जहां भी एक्सेप्ट आता है ना उसका पूरा ध्यान रखना। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक्सेप्ट पे, ठीक है, जिसके लास्ट में एक्सेप्ट लिखा होगा वहां पे आंसर पूरा ऑपोजिट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, फर्स्ट टाइम मदर इज कंसर्न अबाउट हर 6 month old infant is not gaining enough weight, what should the nurse tell the mother। ऑप्शन देखें, ए यू नीड ए मेक श्योर दैट द बेबी finishes each bottle, ऑप्शन बी birth weight double by 6 months of age, option C birth weight double by the 3 months of age, option D the baby will eat what he needs। इसमें पूछा है, क्वेश्चन देखिए आपको, फर्स्ट टाइम मदर है वो कंसर्न हुई है अपने 6 मंथ के बच्चे को के लिए। ठीक है, 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट है जिसके लिए वो कंसर्न हो रही है, वो बोल रही है कि नॉट गेनिंग इनफ वेट, कि बच्चा है वो इनफ वेट गेन नहीं कर रहा है। तो ऐसे वाले कंडीशन में नर्स का सबसे अच्छा रेस्पॉन्स क्या होगा, नर्स है वो मदर को क्या बोलेगी ऐसे वाले कंडीशन में। 6 महीने का इन्फेंट आया है, मदर बोल रही है कि ये अच्छे से वेट गेन नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए नर्स क्या आंसर देगी, करेक्ट आंसर क्या होगा। डीएचए में आया है, एमओपीएच में आया है, ओएमएस भी में आया है, एनएचआरएम में आया है जुलाई मंथ में। तो बताइए क्या रेस्पॉन्स देगी। देखिए ऐसे वाले कंडीशन में नर्स है वो बेस्ट रेस्पॉन्स ये होगा कि बच्चा जब बोर्न होता है ना उससे 6 महीने तक उसका वेट डबल हो, जितना वजन होता है एट बर्थ होता है उसका डबल हो जाता है 6 मंथ पे। ओके, नॉर्मली नॉर्मल बच्चे की बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अब नॉर्मल की नहीं। अब नॉर्मल में घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, उसकी मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ कुछ बच्चे होते हैं 4 गुना हो जाता है, तो नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रेथ वेट डबल बाई 6 मंथ ऑफ एज, 6 मंथ में बर्थ का डबल हो जाता है वेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर,
Which of the following is described as premature separation of a normally implanted placenta during the second half of pregnancy, usually with severe hemorrhage? ऑप्शन देखें, ए abruptio placentae, ऑप्शन बी incomplete cervix, ऑप्शन सी ectopic pregnancy, ऑप्शन डी प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड, क्या कौन सी चीज है डिस्क्राइब करती है प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ ए नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, यूजुअली विद इसके साथ में क्या क्या हो रहा है, सीवियर हेमरेज भी हो रहा है सेकेंड हाफ के अंदर, यानी कि प्लेसेंटा है वो सेपरेट होने लगता है यूट्रस से, तो ये और साथ में सीवियर हेमरेज से सीवियर ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है, कब, सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। तो ये इसको कौन सी चीज है ये जो इसको डिस्क्राइब करती है? सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, एमओपीएच, ओएमएसबी, इन एग्जाम में पूछा गया है ये जुलाई में। सेकेंड हाफ पे के अंदर कौन सा होता है, तो यहाँ पे ये वाले सिम्टम आते हैं अब्रेप्सियो प्लेसेंटाई में। अब्रेप्सियो प्लेसेंटाई ही ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर की यूट्रस है वो सेपरेट होने लगता है, या बोले तो बेबी चाइल्ड बर्थ से पहले ही प्लेसेंटा है वो सेपरेट होने लगता है यूट्रस से। ये मोस्टली कब होता है, मोस्टली होता है 25th वीक के अंदर, वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। 25th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ये मोस्टली होता है। ठीक है, क्लियर, मोस्ट कॉमनली बोलो 25 वीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, neonate is admitted to the neonatal intensive care unit for observation with a diagnosis of probable meconium aspiration syndrome MAS. The neonate weight is 4.650 gram and is at 40 weeks gestational. Which of the following would be the priority problem? ऑप्शन देखें, ए रिस्क फॉर इम्पेयर्ड parent infant child attachment, ऑप्शन बी impaired gas exchange, ऑप्शन सी impaired skin integrity, ऑप्शन डी हाइपरग्लाइसीमिया। एक नियोनेट है अपने पास, एक नियोनेट है अपने पास, एडमिट है कहाँ पे, एनआईसीयू में, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में, ऑब्जर्वेशन के अंदर में है, विद डायग्नोसिस ऑफ प्रोबेबल मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, यानी कि वो मेकोनियम एस्पिरेट कर गया है, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, इसी में आंसर है, ठीक है ना, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। नियोनेट का वेट है 4.650 ग्राम्स है, कब है, 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज, 40 वीक्स पे उसका बॉर्न हुआ है, वेट है 4.650 ग्राम्स। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द प्रायोरिटी प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम है जिसको हम प्रायोरिटी देंगे, बताइए कौन सी प्रॉब्लम है जिसको हम प्रायोरिटी देंगे? सऊदी एमओएच की मिडवाइफ के एग्जाम में आया है ये, डीएचए की मिडवाइफ के एग्जाम में आया है ये, ओएमएसबी में पूछा गया था, और कुवैत एमओएच में भी आया है ये। कब, जुलाई में। तो अब देखिए मैंने क्या बोला था अभी, मेक्योनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, मेक्योनियम एस्पिरेट कर गया है, तो ऐसे वाले कंडीशन में हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, रेस्पिरेशन क्लियर हो। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन से रिलेटेड कौन सा है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। क्यों, क्योंकि एस्पिरेशन किया है, मेकोनियम को एस्पिरेट कर गया है, ठीक है ना, मेकोनियम को एस्पिरेट कर गया है बच्चा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट इन लेबर, द नर्स डिटरमाइन दैट द client is
beginning in the second stage of labor when which of the following assessment is noted? ऑप्शन देखें। ए, द client begin to expel clear vaginal fluid. Option B, the cervix is dilated completely. Option C, the membrane has ruptured. Option D, the contractions are regular. ये नर्स है, केयर कर रही है एक क्लाइंट का जो लेबर में है। नर्स है वो डिटरमाइन करती है क्लाइंट इज बिगिनिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। कब कहाँ पे, सॉरी, कौन सी स्टेज में? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर है। तो इसमें से व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट्स इज नीडेड, कौन सा असेसमेंट है जो नीडेड है यहाँ पे? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है तो इसमें कौन सा असेसमेंट है जो नीडेड है? ये सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, और इसमें एमओपीएच में आया है। अब देख रहे हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में सबसे ज्यादा असेसमेंट करने की या नोट करने की जरूरत होती है तो वो है कि सर्विक्स का डायलेशन के ऊपर, कि सर्विक्स कंप्लीटली डायलेटेड किया है कि नहीं किया है। ठीक है, उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द सर्विक्स इज डायलेटेड कंप्लीटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। प्रेग्नेंट वुमन 34 वीक्स हैज हाइपरटेंशन, दिस प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड एज। ऑप्शन देखें। ए, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डीएम। ऑप्शन बी, प्लेसेंटा प्रेविया। ऑप्शन सी, हाइपरटेंशन। ऑप्शन डी, पीआईएच। प्रेग्नेंट वुमन है, प्रेग्नेंट वुमन है 34 वीक्स की, जिसको हाइपरटेंशन है, यानी कि बीपी इंक्रीज हो गया, उसका बीपी इंक्रीज आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए कौन सी टर्म है, ऑप्शन में कौन सी टर्म है जो इसके लिए यूज करेंगे हम? ये भी सऊदी एमओएच में आया है, इसमें डीएचए में आया है, ओएमएसबी में आया है, और एनएचआरए में आया है। चारों एग्जामों में ये जुलाई मंथ में पूछा गया है। तो बताइए इस हाइपरटेंशन को क्या कहेंगे? देखिए पीआईएच, कुछ जगह पीआईएच अकेला दे देते हैं, कुछ जगह देते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ठीक है ना, ये भी लिखते हैं। तो जो डिलीवरी के दौरान या सॉरी प्रेगनेंसी के दौरान जो बीपी हाई होता है या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है वो पीआईएच कहलाता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। और जो शुगर बढ़ता है वो होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटिक मेलाइटस। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। What the best time administer oral contraceptive with patient has sexually abused from her family? ऑप्शन देखें। ए, 6 to 8 hours। ऑप्शन बी, 12 to 24 hours। ऑप्शन सी, 24 to 48 hours। ऑप्शन डी, विद इन 1 week। कौन सा बेस्ट टाइम होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का विद पेशेंट हैज सेक्सुअल एब्यूज फ्रॉम हर फैमिली? फैमिली के द्वारा सेक्सुअली एब्यूज किया गया पेशेंट, तो उसको बेस्ट टाइम क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव एडमिनिस्टर करने का? बताइए बेस्ट टाइम क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव एडमिनिस्टर करने का? ये भी सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, और डीएचए की मिडवाइफ में भी आया है। डीएचए की मिडवाइफ के एग्जाम में भी आया है, और इसके अलावा एनएचआरए में पूछा गया है इसी जुलाई मंथ में। तो बताइए कॉन्ट्रासेप्टिव कब देनी चाहिए, बेस्ट टाइम क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव देने का जबकि पेशेंट है वो सेक्सुअली एब्यूज किया गया फ्रॉम हर फैमिली? ओके, तो देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव देने का बेस्ट टाइम है वो है 12 to 24 hours। ओके, 12 to 24 hours के अंदर उसको कॉन्ट्रासेप्टिव देना चाहिए, बेस्ट टाइम होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर।
A nurse was educating a postpartum woman during discharge about importance of breastfeeding. Which of the following, if said by the woman, indicate the need for further education? ऑप्शन देखें। ए, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोमोट्स मदर चाइल्ड बॉन्डिंग। ऑप्शन बी, breast milk reduce the risk of infection. Option C, breast milk is nutritionally balanced. Option D, breastfeed prevent pregnancy. अब देखिए, एक नर्स है, nurse is educate the postpartum woman during discharge about इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस, डिस्चार्ज आ रही है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में इंडिकेट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन है जो क्या बोलेगी, या कौन सा उसका बोलना, या कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि नीड फॉर फर्दर एजुकेशन, किसको फर्दर एजुकेशन की नीड है? बताइए, फर्दर एजुकेशन की नीड कौन सा सेंटेंस है जो इंडिकेट करता है फर्दर नीड है उसको एजुकेशन? सऊदी एमओएच में है, कुवैत एमओएच में है, एमओपीएच में है। तो देखिए, कौन सा सेंटेंस है जो इंडिकेट करता है कि उसको फर्दर टीचिंग की जरूरत है, फर्दर एजुकेशन की नीड है? देखिए, इसके अंदर कौन सा आंसर सही होगा? इसमें अपना करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी, ब्रेस्ट मिल्क इंड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ओके, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से इन्फेक्शन रिड्यूस होने के चांसेस नहीं होते। बाकी करेक्ट आंसर होता है मदर और उसके बच्चे की बॉन्डिंग बढ़ेगी, न्यूट्रिशनल बैलेंस रहेगा, एंड समटाइम्स तक ये भी कुछ कंडीशन में सही है, प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ओके, लेकिन इन्फेक्शन पे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। The mother of a child who has been recently diagnosed as having hemophilia is pregnant, pregnant with her second child. She asked the nurse what the chances are that his baby will also have hemophilia. The nurse best response would be, ऑप्शन देखें। ए, there is 25% chance the baby will be affected. Option B, there is a 50% chance of baby will be affected. Option C, there is a 75% chance that baby will be affected. Option D, there is no chance to baby will be affected. एक मदर है, मदर ऑफ चाइल्ड हैज बीन रिसेंटली डायग्नोस्ड विद हीमोफीलिया। एक मदर है जो रिसेंटली डायग्नोसिस हुई है, ठीक है, रिसेंटली डायग्नोसिस हुई है हीमोफीलिया। इज वो है प्रेग्नेंट विद सेकेंड चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड है उसके साथ में, वो रिसेंटली डायग्नोसिस हुई है, क्या उसको हीमोफीलिया है। सी आस्क्ड, वो नर्स को बोलती है कि कितने चांस है, कितना परसेंट चांस है कि मेरा बेबी है वो अफेक्टेड रहेगा हीमोफीलिया का? तो नर्स का रेस्पॉन्स क्या होगा? बेस्ट नर्सिंग रेस्पॉन्स। सऊदी एमओएच की मिडवाइफरी के एग्जाम में आएगी, एंड इसका कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में पूछा गया है, और हाल में पूछा गया है। इन एग्जामों में पूछा गया है जुलाई मंथ में। तो बताइए, कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि बच्चे के अंदर हीमोफीलिया अफेक्टेड हो सकता है? वो बच्चा, कितने परसेंट चांसेस हैं कि बच्चा अफेक्टेड रहेगा? तो ऐसे वाले कंडीशन में करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, देर इज ए 25% चांस ऑफ बेबी विल बी अफेक्टेड। 25%, क्योंकि यहाँ पे मदर फादर दोनों नहीं है, और मदर भी अभी रिसेंटली ही डायग्नोसिस हुआ उसको, क्या, कि हीमोफीलिया है। ठीक है ना? तो ऐसे वाले कंडीशन में 25% चांसेस होते हैं। हाँ, मदर फादर दोनों को होते हैं, तो ऐसे वाले कंडीशन में 50% चांसेस हो जाते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ए लेबरिंग वुमन डिजायर्स टू पार्टिसिपेट इन हर सिजेरियन एंड हैव पेन कंट्रोल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड सेटिस्फाई द वुमेन्स नीड? ऑप्शन देखें, ए मेपेरिडिन इंजेक्शन, ऑप्शन बी जनरल एनेस्थीसिया, ऑप्शन सी पेडेंडल ब्लॉक, ऑप्शन सी एपिड्यूरल ब्लॉक। एक मदर है जो लेबर रूम में है, लेबरिंग वुमन है, वो डिजायर है, बोलती है कि वो पार्टिसिपेट करना है उसको सिजेरियन में, इसको सिजेरियन सेक्शन होना है उसका, उसने बोलना है, बोला कि वो मुझे पार्टिसिपेट करना है सिजेरियन सेक्शन में, एंड हैव ए पेन कंट्रोल, साथ में पेन कंट्रोल के साथ में। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड, कौन सा मेथड है वो सेटिस्फाइड करेगा मदर की नीड को, मदर की नीड को पूरी करने वाला मेथड कौन सा है इनमें से? सऊदी एमओएच, कुवैत एमओएच, ओएमएसबी, डीएचए, एनएचआरए। जुलाई मंथ पूछा, तो कौन सा मेथड है जो सेटिस्फाई करता है मदर्स की नीड को, वुमेन्स की नीड को, कि उसको सिजेरियन सेक्शन में पार्टिसिपेट भी करना है? ठीक है, तो ऐसे वाले कंडीशन में करेक्ट आंसर है वो होगा एपिड्यूरल ब्लॉक है, जिसके द्वारा कि उसकी नीड से कंप्लीट की जा सकती है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट एंड हैव द फर्स्ट बेबी विदाउट स्पाइनल बाइफिडा, द पेशेंट शुड टेक फोलिक एसिड डेली। ऑप्शन देखें, ए 200 mcg, ऑप्शन बी 400 mcg, ऑप्शन सी 200 mg, डी 400 mg। Planning to get pregnant, have first baby without spina bifida, and patient should take the folic acid। अब मैं नॉर्मली हम फोलिक एसिड की कितनी डोज देते हैं, बस मेन चीज ये पूछा है कि नॉर्मली हम फोलिक एसिड की कितनी डोज देते हैं, समझ गए? डीएचए में आया है, ओएमएसबी में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, एमओपीएच में आया है। तो मोस्टली एक फोलिक एसिड की कितनी डोज दी जाती है प्रेग्नेंसी वुमेन, नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन को, नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन को फोलिक एसिड की कितनी डोज दी जाती है? तो वो दी जाती है 400 माइक्रोग्राम्स। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 400 माइक्रोग्राम्स उसको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ए वुमन इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ए लेप्रोटोमी इज शेड्यूल्ड प्री ऑपरेटिव, which one of the following goals is most important for the nurse to include on the client plan of care? ऑप्शन देखें, ए रेस्पिरेटरी थेरेपी, ऑप्शन बी इमोशनल सपोर्ट, ऑप्शन सी फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ऑप्शन डी पेन रिलीफ। एक वुमेन है, वुमेन पेशेंट अपने पास एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, जिसको क्या हुआ है विद रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी था वो रप्चर हो चुकी है, तो ए लेप्रोटोमी शेड्यूल किया गया है प्री ऑपरेटिवली। ठीक है, प्री ऑपरेटिव शेड्यूल किया जा रहा है उसको लेप्रोटोमी। विच विच वन इज द फॉलोइंग गोल टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा गोल है, कौन सा एक गोल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द नर्स इंक्लूड इन केयर प्लान, की केयर प्लान के अंदर, क्लाइंट के प्लान ऑफ केयर या केयर प्लान में कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है जो ऐड करने की जरूरत है? सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, डीएचए में आया है। तो देखिए कौन सा केयर प्लान है जो स्कूल के अंदर ऐड करने की जरूरत है, कौन सा केयर प्लान ऐड करने की जरूरत है? तो देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हुई है तो ऐसी वाली कंडीशन में बहुत ही सीवियर पेन होता है, ठीक है ना, तो वहां पे सबसे पहले क्या चीज जरूरी है, पेन रिलीफ करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसी वाली कंडीशन में सबसे ज्यादा जो जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है पेन रिलीफ करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर मैं जैसे कि
हर एक क्लास के स्टार्ट की मैं आपको देता हूँ, तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने के टाइम पे दूंगा। थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माय वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, एंड किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए होती है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई मटेरियल चाहिए तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रोसेस करवाना लाइक दैट, आप लोग एलिजिबिलिटी एग्जाम बुकिंग करवाने हैं तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने की। फिर से मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।